हेलो दोस्तों, आप सभी को 14 अप्रैल डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की 130वीं जन्म जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिन्होंने इस राष्ट्र को एक अमूल्य धरोहर भारत का संविधान प्रदान किया, उसी अमूल्य धरोहर भारतीय संविधान की एक अनोखी विषय वस्तु पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। और वह विषय वस्तु है राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम कोटा क्या होता है। आज हम न्यूनतम कोटा पर बात करेंगे और बात करेंगे कि विधायक का मत मूल्य क्या होता है और सांसदों का मत मूल्य क्या होता है और किस प्रकार से उन्हीं मत मूल्य के आधार पर न्यूनतम कोटा निकाला जाता है, जो कि एक राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए आवश्यक होता है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 54 और 55 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, जो एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है। यह जो निर्वाचक मंडल है, यही राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि निर्वाचक मंडल ही असली रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदाता की भूमिका निभाते हैं। निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसके निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, अर्थात इसमें मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो अर्थात लोकसभा के 543 सदस्य और राज्यसभा के 233 सदस्य ही निर्वाचक मंडल के रूप में राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और इनके साथ राज्यों के, अर्थात 31 राज्यों के विधानसभा के सदस्य इस राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। 31 से आशय है 29 राज्य और एक राज्य का दर्जा प्राप्त राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, और दूसरा है संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी। तो ये 31 राज्य मिलकर और लोकसभा के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति का चयन करते हैं। इसके लिए राष्ट्रपति के चयन के लिए एक न्यूनतम कोटा होता है। न्यूनतम कोटा अर्थात न्यूनतम कोटा बराबर दिए गए वैध मतों की कुल संख्या बटे 2 और +1, अर्थात जो भी वैध मत निकलते हैं, विधायकों के मत मूल्य और विधायकों के मत मूल्य के आधार पर सांसदों का मत मूल्य निकलता है। और इस प्रकार विधायकों का मत मूल्य और सांसदों का मत मूल्य मिलकर के जो एग्रीगेट जो संख्या निकलती है उसमें 2 का भाग देते हैं और उसमें +1 करते हैं, और तब जाकर के यह जो इस सूत्र के माध्यम से जो संख्या निकलती है उसी आधार पर राष्ट्रपति का चयन होता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो दोस्तों, आगे हम बात करेंगे विधायक के मत मूल्य कैसे निकाला जाता है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह बहुत ही टेक्निकल इश्यूज है और इसको समझने के लिए बहुत ही ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल रूल्स इसमें लगा हुआ है। तो चलिए चलते हैं कि राज्य की विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य क्या होता है। अर्थात राज्य की विधानसभा अर्थात 29 राज्य और 2 जो हैं, जिसमें दिल्ली और पुदुचेरी, जिसे हम पांडिचेरी के नाम से जानते हैं, जो संघ शासित प्रदेश है, और दिल्ली जिसे राष्ट्रीय राजधानी अर्थात राज्य का दर्जा प्राप्त है। इस प्रकार मिला करके 31 राज्य के जो विधानसभाओं के, जो विधानसभा के जो सदस्य हैं, वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, अर्थात राज्य की विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य निकाला जाता है। अब राज्य की विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य निकालने के लिए इसके लिए सीधा एक सूत्र है, और वो है राज्य की विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य बराबर राज्य की
कुल जनसंख्या अपन राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। ध्यान से देखिए दोस्तों इसे, तभी आप समझ पाएंगे पूरा का पूरा। ये बहुत अच्छे से समझा रहा हूं मैं आपको। तो विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य निकालने के लिए यह सूत्र है, राज्य की कुल जनसंख्या यानी उस राज्य की, जिस भी राज्य का हम मत मूल्य, जिस राज्य के विधायक का मत मूल्य हम निकाल रहे हैं, उस राज्य की कुल जनसंख्या में उस राज्य के विधानसभा के जो सदस्य संख्या है उसका यदि भाग दे देते हैं, और भाग देने के बाद यहाँ फिर पुनः फिर यहाँ 1000 का भाग दे देते हैं, और इस प्रकार जो संख्या निकलती है वह एक सदस्य का मत मूल्य निकलता है। अब सपोज यहाँ पर हम ले लें, हमारे पास पूरे 31 राज्य है, जिसमें 29 राज्य और 2 संघ शासित प्रदेशों में पांडिचेरी और दिल्ली। तो अब इसमें 31 राज्य हैं, 31 राज्य में बराबर क्रम से सबके निकाले जाते हैं। तो हम देखेंगे एमपी के संदर्भ में, मतलब मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम देखेंगे कि राज्य की कुल जनसंख्या, अर्थात राज्य की कुल जनसंख्या से आशय यह है कि जैसे मान लिया जाए हम 2017 का राष्ट्रपति चुनाव देख रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में 2017 में जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ उसको आधार मानते हुए अपन चलते हैं। तो अब 2017 में जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तो राज्य की कुल जनसंख्या अर्थात 2017 के पहले जो जनगणना हुई, कब हुई? 2011 में। 2011 में जनगणना हुई है, लेकिन यहाँ पर जब हम राज्य की कुल जनसंख्या लेंगे तो 2011 की नहीं लेंगे, बल्कि 1971 की जनगणना को आधार माना जाएगा। जब 84वां संविधान संशोधन हुआ, तो 84वां संविधान संशोधन जो हुआ 2001 में, तो 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ, उसमें इस बात का उल्लेख रखा गया है कि 2026 के बाद जब भी जनगणना होगी, अर्थात इसके बाद जनगणना होगी दोस्तों 2031 में, तब तक राष्ट्रपति के चुनाव में जनसंख्या का आधार जो होगा वो 1971 की जनसंख्या को आधार माना जाएगा। अर्थात 1971 के बाद आज तक जितने भी राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं उन सभी चुनावों में जनसंख्या को आधार माना गया 1971, यानी 1971 की जो जनगणना के अनुसार जिस राज्य की जितनी जनसंख्या थी उसी जनसंख्या को आधार माना गया। आप समझ गए होंगे मेरी पूरी बात को। अब यहाँ पर हमने लिया एमपी का उदाहरण, यानी मध्य प्रदेश का उदाहरण हम ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1971 में कुल राज्य की जनसंख्या थी 3,16,625 और मध्य प्रदेश में राज्य विधानसभा की निर्वाचित सदस्यों की टोटल संख्या है 230। क्लियर, समझ में आ गया? अब इसके बाद है फिर भागित 1000। अब ये 230 से हम 3,16,625 को यदि हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास संख्या आती है 130,507.06 आता है। तो अब ये आ गई हमारे पास कितनी? 1,30,507। फिर इसमें हम किसका भाग देंगे? इस 1000 का भाग देंगे। ये 1000 से हमने इसको डिवाइड किया तो 1000 में 1 2 3 जीरो हैं, तो यहाँ 1 2 3 के बाद हम पॉइंट लगा दें यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया, ये तो पॉइंट लगा दिया, तो हमारे पास संख्या निकल कर आई 130.5। अब 130.5 आई तो दशमलव में नहीं रखना है, 5 से लेकर ऊपर की जो भी संख्या होती है वो अगली संख्या मानी जाती है। अर्थात आ गया 131 यानी 131। ये हमारे पास एक विधायक का मत मूल्य निकला। कितने विधायक का मत मूल्य निकला? एक विधायक का मत मूल्य निकला एमपी के यानी मध्य प्रदेश के। अब एक विधायक का मत मूल्य निकला। अब पूरे मध्य प्रदेश के विधायकों का, कुल 230 विधायकों का हम मत मूल्य निकालेंगे
तो कुल मत मूल्य राज्य का हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य का कुल मत मूल्य हो जाएगा 131 गुणित 230 बराबर कुल मत मूल्य निकल जाएगा 30,130। तो इस प्रकार से राज्य के विधानसभा के सदस्यों का ये कुल मत मूल्य हुआ। इसी प्रकार से प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं का मत मूल्य निकलता है। अब ये बात अलग है कि जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, विधायकों की संख्या ज़्यादा होगी और यहाँ तक कि वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होगी, तो उस आधार पर उस राज्य का मत मूल्य ज़्यादा निकलेगा, और जिस राज्य की जनसंख्या कम होगी उस राज्य का मत मूल्य कम निकलेगा। तो इसीलिए पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि क्या विधायकों का मत मूल्य जो है निर्वाचकों का मत मूल्य क्या एक समान होता है? तो नहीं, अर्थात निर्वाचकों का मत मूल्य एक जैसा नहीं होता है, वह जनसंख्या के आधार पर ही होता है, जिसको हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि ये व्यवस्था इसलिए रखी गई है, आप सोचिए कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कितने बहुत ही विद्वतापूर्वक सारी चीज़ों को उन्होंने रखा है। अब उन्होंने ये पूरा ध्यान रखा है कि जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है उसका वजन ज़्यादा होना चाहिए, और जिस राज्य की जनसंख्या कम है उसका वजन कम होना चाहिए। इस प्रकार से एक संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। यदि मत मूल्य दोनों का यदि समान होता, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है जिसकी जनसंख्या कम है, दोनों का यदि मत मूल्य बराबर होता, तो इससे एक असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती कि दोनों को ये लगता कि हम दोनों बराबर हैं। तो इसी को उन्होंने, हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत बखूबी से समझा, और उन्होंने देखा कि जो राज्य बड़ा है उसका वजन बड़ा और जो राज्य छोटा है उसका वजन छोटा रहे। इस प्रकार संतुलन बनाने का प्रयास किया। तो आप देखेंगे राज्य की विधानसभा सदस्य के मत मूल्य ने, एक सदस्य का मत मूल्य निकला 131, तो पूरे 230 सदस्यों का मत मूल्य टोटल निकल गया 30,130। इस प्रकार एमपी का निकला, ऐसी महाराष्ट्र का निकलेगा, यूपी का निकलेगा, पांडिचेरी का निकलेगा, दिल्ली का निकलेगा, तमाम 31 राज्यों का मत मूल्य निकलेगा इसी आधार पर, उनके जनसंख्या के आधार पर। जैसे यदि आप देखेंगे कि जो आपके पास यूपी है, मतलब उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सदस्यों की संख्या है और वहाँ की जनसंख्या भी ज़्यादा है, तो इस प्रकार वहाँ का मत मूल्य जो है वो ज़्यादा निकलेगा। और जैसे मान लिया जाए आप पांडिचेरी को लेंगे, तो पांडिचेरी में कुल सदस्यों की संख्या है कितनी? 30, वहाँ विधानसभा सदस्यों की संख्या है 30, तो इस प्रकार यहाँ का मत मूल्य कम निकलेगा। तो इस प्रकार टोटल मत मूल्य को यदि हम देखेंगे तो टोटल मत मूल्य जो पूरे राज्यों का जो मत मूल्य जो निकलेगा, पूरे राज्यों का मतलब 31 राज्यों का जो मत मूल्य निकलेगा, वह कुल विधानसभा सीटें हो जाएगी 31 राज्यों की, वो हो जाएगी 4,120। 4,120 टोटल विधानसभा सीटें हो गई। और इस प्रकार इन 4,120 विधायकों का यह जो मत मूल्य है, टोटल मत मूल्य, वो निकल जाएगा 5,49,495। तो ये निकल गया 31 राज्यों का पूरा विधायकों का या विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य। इतनी बात आपने समझ लिया होगा। अब आगे हम देखते हैं संसद के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य कैसे निकलेगा। अब संसद के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य यहाँ पर निकालना है। अब संसद के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य निकालने के लिए फिर यहाँ पर एक सूत्र लगाएंगे हम, राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य अपन संसद के दोनों सदनों के
निर्वाचित सदस्यों की संख्या। क्लियर है? तो अब देखिए आप यहाँ पर जब निकाल रहे हैं तो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य तो पूरा निकला था। पूरे 31 राज्यों के विधानसभाओं के मतों का मूल्य निकला था कितना? 5,49,495 अपान। अब यहाँ देखेंगे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या अर्थात 543 लोकसभा के सदस्य प्लस 233 राज्यसभा के सदस्य, अर्थात ये टोटल जब हो जाएगा तो टोटल हो गया कितना? 776। क्लियर? अब ये हो गया 5,49,495 में हम किससे डिवाइड कर देंगे? 776 से, तो आंसर आ जाएगा 708 यानी 708। 708 जो आया, क्या आया? ये एक संसद के निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य यानी एक सांसद का मत मूल्य, एक सांसद का मत मूल्य निकला कितना? 708। ठीक है, अब पूरे 776 सांसदों का मत मूल्य यदि हम निकालेंगे तो बराबर हो जाएगा 708 इंटू 776 बराबर हो जाएगा ये कितना? 5,49,408। देखिए ये निकल गया पूरे सांसदों का, यानी मतलब लोकसभा और राज्यसभा के कुल मिलाकर 776 सांसद होते हैं जो निर्वाचित होते हैं, इसमें मनोनीत शामिल नहीं हैं। इनके कुल मतों का मूल्य हो गया इतना 5,49,408 और विधायकों के मत का मूल्य हो गया पूरे 31 राज्यों के कितने? 5,49,495। ये निकल गया। इतनी बात आपने समझ लिया तो हमने निकाल लिया विधायकों, 31 राज्यों के विधायकों का मत मूल्य निकाल लिया। अब सांसदों का भी हमने मत मूल्य निकाल लिया। अब इसके बाद तीसरी प्रोसेस आती है। तीसरी प्रोसेस में अब हम देखेंगे राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु कुल निर्वाचक। अब राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु कुल निर्वाचक कितने हुए? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु 31 राज्यों के कुल निर्वाचक कितने हुए? 4,120। ये 4,120 क्या है? पूरे के पूरे विधायक हैं, विधायकों की संख्या जिनका मत मूल्य हमने निकाला था कितना? 5,49,495 जो विधायकों का मत मूल्य निकला था, यानी 4,120 विधायकों का मत मूल्य निकला हमारे पास 5,49,495। समझ रहे हैं मेरी बात को? इनका मत मूल्य निकला कितना? 5,49,495। ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ सिर्फ मैं। ये 4,120 विधायकों का मत मूल्य है। तो कुल विधायक कितने हुए पूरे 31 राज्यों में? 4,120 प्लस। अब इसमें आप देखेंगे टोटल सांसद कितने हुए लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर? 776। यानी अब इनको आप जोड़ेंगे तो टोटल विधायक और सांसद मिलाकर, विधायक और सांसद मिल गए तो ये क्या हो जाएंगे? कुल निर्वाचक हो जाएंगे जो राष्ट्रपति का निर्वाचन कर रहे हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर रहे हैं। ये हो गए कितने? 4,896। ये टोटल हो गए विधायकों और सांसद हो गए इतने, जो इतने लोग मिलकर के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करेंगे। क्लियर हुई बात? अब इसमें आप देखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचकों के मतों का कुल मूल्य निकालेंगे अब। ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु निर्वाचकों के मतों का कुल मूल्य, निर्वाचकों के मतों का कुल मूल्य यानी कितने निर्वाचक? 4,896 निर्वाचक हैं, इनका कुल मूल्य निकालेंगे हम। तो अब यहाँ पर देखोगे 4,120 जो विधायक है उनका मत का मूल्य कितना है? 5,49,495। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई? फिर इसके बाद प्लस, अब देखो 7,776 जो सांसद है लोकसभा प्लस राज्यसभा मिलकर के, इनके मतों का मूल्य निकला कितना? 5,49,408। क्लियर हो गई? ये किसका मत मूल्य है? ये है 776
सांसदों का। ये टोटल मत मूल्य जब करेंगे तो टोटल हो जाएगा, ये टोटल को अपन जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 10,98,903। ये निकल गया कुल पूरे निर्वाचकों का कुल मत मूल्य, यानी 4,896 जो निर्वाचक हैं, विधायक प्लस सांसद मिलाकर, इनका कुल मत मूल्य निकल गया 10,98,903। अब बात आएगी न्यूनतम कोटा क्या है, जिसमें कि अब राष्ट्रपति का यहाँ पर चयन होने वाला है कि कौन व्यक्ति, कौन सा उम्मीदवार जो है वो राष्ट्रपति बनेगा। ये यहाँ पर अब क्लियर होगा। तो न्यूनतम कोटा के लिए हमारे पास सूत्र है, क्या सूत्र है कि दिए गए वैध मतों की कुल संख्या, दिए गए वैध मतों की कुल संख्या अपान 2+1। अब इससे निकलेगा जो विजयी राष्ट्रपति होगा, जो विजयी उम्मीदवार होगा, उसके मतों का मूल्य। अब देखिए 10,98,903 अपान 2+1। अब इसको काटेंगे, 2 से डिवाइड आप करेंगे तो आएगा कितना, इसका आ जाएगा 5,49,451। क्लियर। अब इससे आप काट के देखिए, 2 पंचे 10, ठीक है, 2 चौ 8, 2 9 18, 2 चौ 8, 2 पंचे 10 और 2 1 का 2 और फिर ये 1 बच गया, ठीक है। तो ये निकल गया। अब इसमें आप जोड़ दें +1 तो बराबर हो जाएगा, ये कितना बराबर हो जाएगा 5,49,452। अब ये 4,49,452 जिस भी प्रत्याशी को मिलेंगे वह व्यक्ति जो होगा देश का राष्ट्रपति बनेगा। इस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है और उनकी मतों की गणना होती है। तो ये हो गई मतों की गणना राष्ट्रपति बनने के लिए। क्लियर है। अब इसमें भी एकल संक्रमणी पद्धति भी अपनाई जाती है कि जब ये कोटा पूरा नहीं होता है तब निचले चरण से जिसको भी कम मत मिलते हैं, सबसे कम मत मिलते हैं, उनके उस व्यक्ति को विलोपित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है और उसके जो सेकेंड जो पसंद होती है उसको ऊपर के जितने भी प्रत्याशी होते हैं उनमें उसको डिवाइड कर दिया जाता है। और उस प्रकार से ये तब तक प्रोसेस चलती रहती है जब तक कि एक व्यक्ति इस प्रकार से पूर्णतः न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं कर लेता है। तो उस पद्धति को हम एकल संक्रमणीय मत पद्धति के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको 1 से 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं और पूरी अच्छी तरह से आप समझ जाएं। अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे साथ मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वे यदि पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा जो वीडियो है आप तक पहले पहुंच जाए। तो आगे आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यहीं पर मैं अपने इस लेक्चर को समाप्त करता हूं। जय हिंद। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ अगले दिन।